चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स, मतलब टीआईआर और रिफ्रैक्शन पढ़े। पहला दिन रिफ्रैक्शन, दूसरा दिन टीआईआर, आज न्यूमेरिकल्स ऑन टीआईआर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पढ़ते समय बहुत अजूबा लग रहा होगा क्योंकि जब से पढ़ रहे हो तब से लगता होगा कि रिफ्रैक्शन पढ़े तो लेंस का क्वेश्चन आएगा, बट सिलेबस आपका इस तरह से डिजाइन है इस बार का कि सिलेबस में शुरुआत में ही रिफ्रैक्शन, टीआईआर, स्नेल्स लॉ, इन सब का क्वेश्चन पहले। तो एक लाइट है, इसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉन है। किस में? एयर में है। इंटर सब मीडियम, एक मीडियम में घुस रहा है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पूछ रहा है, ठीक है। चिल्ला करके वीडियो में बताया हुआ है क्या, लाइट जब रिफ्रैक्शन करता है तो उसका क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी। अब 10 बार वीडियो में बताया हूं। तो वेवलेंथ तो 6000 है, इंटर से मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं ही होने वाला है। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और फिर वेवलेंथ निकाला जाएगा। तो इसमें 9th क्लास में शायद सबसे पहली बार, और उसके बाद 11th क्लास में वेव चैप्टर तो आप लोग ऑफिशियली पढ़कर आए हैं, उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब लाइट का जब वेव कंसीडर कर ही रहे हो, ये टॉपिक ही ऐसे तो रे ऑप्टिक्स का है, वेवलेंथ दिया हुआ मतलब कह रहा है कि लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया जाए, तो वेव का फॉर्मूला एक बार याद करेंगे। 9th और 11th में जो पढ़े थे क्या क्या था, तो उसी में हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू एफ, है ना। और हाँ क्या, लाइट ऑफ एयर में है, ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो पहले इन एयर में बात है, पहले एयर में ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें मालूम है, ये सी ही है एक्चुअली में। 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा दिया हुआ 6000, तो 6 × 10 की पावर कितना था? एंगस्ट्रॉन। 6000 × 10 की पावर -10 ना। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 3 × 10 की पावर 8, 6 × 10 की पावर 3 × -7 कितना? -7 × f। तो f बराबर कितना हो गया? ये 2 बार में कर गया। f बराबर हो गया 1/2 × 10 की पावर, पहले इधर है -7, ऊपर गया तो +15 हो गया, नहीं? तो दिस इज 0.5 × 10 की पावर 15, और यू कैन से 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और क्योंकि हम लोग ने 50 बार बता दिया है, 50 बार ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस। एकदम जितना काला काला हो सके करके लिख लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला है। देयरफॉर इन अनदर मीडियम, इंटर मीडियम, इन अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना रह गया? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बॉस जितना एयर में निकाले हो, 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, इतना ही रह जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। अब दूसरा चीज क्या निकालना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होता है, 9th में पढ़े हो साउंड चैप्टर में, 10th में पढ़े हो लाइट चैप्टर में, 11th में पढ़े हो पूरा वेव चैप्टर में, वेवलेंथ चेंज होगा। सवाल है कितना, उसके लिए हम लोग 9th क्लास का ही कुछ कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। यही ये जब लाइट का एज अ वेव कंसीडर करोगे तो v बराबर लैम्डा इंटू एफ इन एनी अदर मीडियम, और यू कैन से c बराबर लैम्डा इंटू एफ इन एयर, और दूसरे मीडियम में ये स्पीड चेंज हो जाएगा v, लैम्डा डैश चेंज होगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा इन एनी अदर मीडियम, है ना। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड मार दे, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा डैश इंटू एफ बाई लैम्डा इंटू एफ बराबर कितना हो जाएगा? v/c। आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। तो इससे लैम्डा डैश बाई लैम्डा इक्वल टू, अब क्या करें? v/c में आके फंस गए, तो अब गेम में एंट्री मारेगा कौन? गेम में एंट्री मारेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर c/v, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। मेरा v/c आ रहा है, इसका मतलब है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नया वाला वेवलेंथ कितना हो जाएगा? पहले वाला वेवलेंथ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस फॉर्मूला को घेर लेंगे। इस फॉर्मूला का काम इस क्वेश्चन में तो अपने अलग जगह पर है, पूरा वेव ऑप्टिक्स में पड़ेगा, और बहुत सारे, ये तो मैं डिराइव करके ऐसा कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देंगे
किसी दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ पूछेगा तो एयर का वेवलेंथ मतलब एयर में लाइट का वेवलेंथ डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में घुसा अपन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड। ये तो मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, अगले बार नहीं करेंगे, सीधा आंसर कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज 6000 एंगस्ट्रॉम था ना और म्यू था शायद 1.5, 4000 हुआ है। 6000 में 4000 हुआ ना, दिस इज 4000 होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो फटाफट लिखिए और फॉर्मूला को याद भी रखना। चलो, अ ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर। कोई कुछ पढ़ाई किया है इस साल? फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर इंटरफेस। देखने में एक लाइन का लग रहा है बट पेचीदा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ स्कूल एग्जाम में प्लस नीट के एग्जाम में। इस चैप्टर का समरी भी एक्चुअली में, मतलब अभी तक इतना पढ़े। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? ग्लास स्लैब है, पानी के अंदर डाला हुआ है, मतलब पानी के अंदर ग्लास स्लैब। जैसे ऐसे ये ग्लास स्लैब है और ऊपर पानी है एक्चुअली में। ठीक है, ऐसा क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल। ठीक, कैसे कैसे होगा? सबसे पहले हम लोगों को क्या याद करना है, वीडियो में मैं कई बार बता हूं, क्रिटिकल एंगल 10th के बुक में भी दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th के बुक में भी बोल रहा है कि ग्लास, वाटर और एयर का तुम याद करके ही रखो। और अच्छा बच्चा डायमंड का भी याद करके रखेगा 2.42, है ना। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये होता है 4/3। हमारा क्वेश्चन ग्लास वाटर का है, तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। पहले वीडियो के लास्ट में इसको एकदम 50 बार चिल्ला करके बोला हूं कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने का तरीका है, ग्लास का भी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर का निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों को डिवाइड कर दो। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 3/2, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3। कितना हो गया? 3/2 इंटू ऊपर जाएगा ये 3/4, तो ये कितना हो गया? 9/8। 9/8 इज 1.125 नहीं है ना, 1 से ज्यादा, खैर 1 से ज्यादा तो आना ही है ऊपर। ठीक है, अब हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल का प्रूफिंग कल के वीडियो में करवाया गया। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है? 1/sin c, यही लिखवाया गया आपको। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 है, 1/sin c। तो sin c बराबर कितना हो गया? 8/9। अब क्लास में कुछ मैथ्स वाले लोग हैं, कुछ नॉन मैथ्स वाले लोग हैं ना। मैथ्स वाले को 8/9 का वैल्यू याद मतलब पता है ना, नॉन मैथ्स वाले को तो इसका आंसर वैसे ही छोड़ देंगे। c बराबर साइन इनवर्स 8/9 में छोड़ना पड़ेगा। यही क्वेश्चन जब तुम्हारे यही मेंस में नीट के एग्जाम में आएगा तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू तुमको पता हो, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में तो इस फॉर्म में आंसर कर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, लिखो फटाफट। वैसे इसका वैल्यू 62 डिग्री 28 मिनट होता है, टू बी प्रिसाइज 62 डिग्री 28 मिनट है। ये है बच्चों इस चैप्टर का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन। इस चैप्टर का नहीं, अभी तक जो 2 टॉपिक पढ़े उसका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी, जेईई मेंस, नीट। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 10 बार बोर्ड्स के एग्जाम में कम से कम आया है, जेईई मेंस में 2 बार, नीट के एग्जाम में 5 बार तो कम से कम आ चुका है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आएगा आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, कंफर्म लड़ेगा प्री बोर्ड वगैरह में। और मीनिंग बताओ क्वेश्चन का। लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप बिलो एवरेज में पढ़ने में, अबव एवरेज उससे मतलब में याद करके जाना पड़ता है, आएगा ही वाला बात। ठीक है, तो एक जार है, ये जार है, थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे डायग्राम बनाना। ये जार है, इसमें क्या किया? इसमें एक लिक्विड प्लेस किया है ना। रेडियस 20 सेंटीमीटर का है। किसका रेडियस 20 सेंटीमीटर? उस जार का है। अभी क्वेश्चन बनाने में पता चलेगा उस जार का रेडियस का कोई काम शायद ही पड़े क्वेश्चन बनाने में। थोड़ा कम तक ही भरा हुआ। कितना हाइट तक भरा हुआ पानी? हाइट दिया हुआ है, पानी कितना भरा? पहले देख, 300 पाई देखते हैं। हाँ, पाई के फॉर्म में छोटे 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब जलाना है, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब जलाना है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर लग रहा है ये TIR का क्वेश्चन है, ये वो क्रिटिकल एंगल का नहीं लग रहा है ना, ये यही मैं अभी बता रहा था, ये याद करके जाना है घर से। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना है कि ये क्रिटिकल एंगल TIR उन सब का क्वेश्चन कैसे अभी पता चलेगा। यहाँ से बल्ब जलाए हैं, तो बल्ब का लाइट आप लोग देखे हैं, पानी के अंदर हो, एक्वेरियम में, ग्लास जार में, कैसा होता है पानी का जो बल्ब जलाओगे तो कैसा निकलेगा, लाइट तो निकलेगा ही, हाँ, अंदर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा और उसके सतह पर भी जाएगा, इस तरह से। अरे सवाल क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरह से, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन याद करके जाया जाता है, ठीक है। अब बोलोगे आपको कैसे पता चला, यहां लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस थ्रू व्हिच द लाइट ऑफ द बल्ब पासेस इनटू एयर, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तुम्हें निकालना है, ये वाला एरिया तुम्हें निकालना है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये वाला एरिया तुमको निकालना। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, घर से प्रैक्टिस करके चलना होगा। जैसे ऐसा तो मैं 1-2 बताऊंगा, बट ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है किताब में दिया हुआ आपको, ठीक है। ये एरिया निकालने के लिए मतलब एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो रेडियस है ये निकालना पड़ेगा, अरे समझ में, ये रेडियस निकला तो बात बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे निकालो, उसके लिए अब देखो, अब यहाँ पर कल परसों आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था क्रिटिकल एंगल, उसमें क्या बताया गया था, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में होना चाहिए, डेंसर मीडियम में, लाइट या डेंसर से रेयर जाना चाहिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तब क्या होता है, लाइट जो है वो 90 डिग्री पर इसके सतह पर रह जाता है, उसके बाद वाला रिफ्लेक्ट कर जाता है, वो सब मेरे को निकालना ही नहीं, कोई बोला ही नहीं है। इससे कम वाला ऊपर चला जाएगा, 90 वाला इसी सरफेस पर फैल जाएगा, इसके ज्यादा वाला अंदर, जब मुझसे पूछा ही नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, मेरे को सिर्फ इससे मतलब है अभी, इससे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर परसों जो कॉन्सेप्ट लगाए थे, यहाँ पर इसका नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ये जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, कल्पना वहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर नहीं, ग्रेटर पे तो वहां पर जहां 90 डिग्री हो जाए उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही कौन सा एंगल कहते हैं, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली हमको क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा। यही क्वेश्चन में कहीं बोल ही नहीं रहा क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, TIR का क्वेश्चन है, बट है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्रिटिकल एंगल पता लगाना है। क्रिटिकल एंगल पता लगाने के लिए ये ग्लास तो नहीं है, ये शायद लिक्विड है और ये एयर है, तो अच्छी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया हुआ है 1.5, मतलब एक्चुअली में ये वाटर ही है, ऐसा तुम लिख सकते हो, है वाटर ही, बट ठीक है, मेरे को इससे मतलब नहीं है, कल पढ़ाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है मतलब 1/sin c, तो इससे sin c बराबर 2/3। ये एंगल आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इधर भी छप जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो ये इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब tan निकालना पड़ेगा। तो बगल में एक ट्रायंगल बना के जैसे 10th क्लास में बनाते थे, sin 2/3 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर में 2, हाइपोटेनस में 3, तो ये कितना हुआ, √5, 2 का स्क्वायर √5 होगा ना, sin c परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 हो जाएगा। tan c कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में है 2/√5, यही ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस ट्रायंगल में आप बच्चे ने अब समझ रहे हो, इसी का मतलब इधर काम नहीं, अब इधर काम है। यहाँ पर tan बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर में रेडियस पता चल जाएगा और बेस में ये 20 सेंटीमीटर था, तो इससे r बराबर जो है वो हमारा 40/√5, रेशनलाइज करना है तो कर सकते हो, सेंटीमीटर आ गया और ये r आ गया तो ये एरिया निकल जाएगा, एरिया इज πr² into r², 1600/5 हो गया ना, ये दिस इज 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 320 पाई, 1000 कुछ लिख रहा है, 320 into 3.14 1000 बचाएगा, 1004.6 बता रहा है, हम लोग 320 पाई छोड़ देंगे,
ठीक है, इसको समझा। तो चैंपियन क्वेश्चन है, घर से रट के नहीं जाओगे तो बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन देख लो, जेईई एडवांस 2014 का है। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, एक्चुअली में एडवांस का क्वेश्चन तो टफ ही होता है, बट पूछोगा अभी क्यों बता रही है भाई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक जस्ट अभी पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन है। पॉइंट सोर्स एस है, उसको प्लेस किया गया है बॉटम ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ हाइट दिया हुआ 10 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 2.72 किसका, ब्लॉक का। अच्छा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने का क्या मतलब होता है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, जैसे कुछ नहीं बोला तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, फुल स्टॉप। अब इस ब्लॉक को एक लिक्विड में इमर्स किए हैं एज शोन, और लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड, मतलब वो ब्लॉक से लिक्विड में जब लाइट इमर्ज कर रहा है तो वो जो पॉइंट सोर्स एस है उसके वजह से एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है ब्लॉक और लिक्विड के इंटरफेस पर, एज शोन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इतना डेटा से तुमको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है कितना होगा, ठीक है, इतना डेटा से तुमको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है कितना होगा। एंड एक्चुअली ऑप्शंस आर आल्सो गिवन, ऑप्शंस भी दिया हुआ है 1.21। इस साल तो अलग बात है, बट ड्रॉप भी करते हो तो क्वेश्चन यही सब याद करके जाना है, नहीं तो तुम अपने से पैजामा छाप क्वेश्चन बना के चले जाओगे, नुकसान होगा तुम्ही को। ड्रॉप भी कर रहे हो तो भी यही क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। कैसे अप्रोच होगा पहले देख रहे हो, पहले बताओ, क्वेश्चन तो बनते रहेगा, क्वेश्चन बनते रहेगा। इससे लाइट निकला होगा तभी तो ये ब्राइट स्पॉट बना होगा, और यहां पर ब्राइट स्पॉट क्यों बन रहा है, बाहर क्यों नहीं जा, मतलब बाहर भी जा रहा होगा बट मेरे को मतलब नहीं, इधर ब्राइट स्पॉट क्यों बना, क्योंकि यहीं पर ये जो लाइट है, मतलब ये जो स्पॉट है वो क्या हुआ, यहीं पर जो लाइट है वो यहाँ पर फैल गया, अभी पिछला क्वेश्चन में बनाए हो। और यहाँ फैल जाने का मतलब बाहर निकला नहीं निकला मेरे को मतलब नहीं है, यहाँ फैल जाने का मतलब हुआ, थोड़ा बड़ा बना लो ब्लॉक को, फैल जाने का मतलब हुआ कि अगर यहां से गेम खेलें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला जो है वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाऊं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला भी जो है वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये एस, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, और यहाँ 90 डिग्री करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हिसाब बतिया लेते हैं। अब यहाँ पर फिर बड़ा गजब का इसमें हिसाब हम लोगों को लगाना पड़ेगा, हाँ हिसाब थोड़ा सा अलग तरह का लगाना पड़ेगा। हिसाब ये है कि हमने पढ़ा है अभी थोड़ा देर पहले कि म्यू ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड ये बराबर होता है 1/sin के, ठीक है। अब ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, लगता है नहीं दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड नहीं दिया हुआ, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 2.72। बट ये फॉर्मूला लगाने के लिए तुमको ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड मालूम होना चाहिए था, जो कि नहीं मालूम है ना। तो हम लोग यहाँ पर आकर फंस गए, तो यहाँ पर आकर के हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मैथ्स का। ये देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो स्पॉट बन रहा है उसका डायमीटर दिया हुआ था 11.54। ये सब काफी टफ है, आपको एक बार में आपसे नहीं बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। 11.54 का आधा कितना होता है, 7 मिलीमीटर, बोलो होगा ना, 5.77 ही ना होगा अरे समझे। और ये वाला है 10, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये अभी हम लोग रखते हैं हाथ में, ये हमसे निकल नहीं रहा क्योंकि ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया हुआ है बट विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। tan c बराबर, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल एस ए, इसका नाम बी था ना, एस ए बी में, बोलो जरा से, tan c बराबर कितना, परपेंडिकुलर में 5.77 और बेस में है 10। 5.77 बाई 10 इज 0.577, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ सेंस लगाना पड़ता है। ये आपको मालूम है क्या कि tan c का वैल्यू 0.577 कहाँ होता है, नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे ये एग्जैक्ट 0.577 आएगा। ये होता है प्रेजेंस ऑफ सेंस लगाना। एडवांस का एग्जामिनेशन ऐसे नहीं क्लियर होगा कि आप घर से टॉपिक पढ़ के चले गए और परीक्षा निकल गया, ठीक है। ये यहां से पता चलेगा कि ये एक्चुअली में 30 डिग्री का वैल्यू है।
समझ आ रहा है? अभी हम लोग आईटी का एग्जाम नहीं दे रहे, अभी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, बट बनेगा इस तरह से। इससे हमें एक्चुअली में सी का वैल्यू पता चल जाता है, सी का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पता चल जाता है। अब यहां चलते हैं जहां पर फंसे हुए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड बराबर 1/sin30। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड इज 1/1/2। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड इज 2। ठीक है, और 1 करोड़ बार बता चुका हूं अभी तक सिलेबस, ये चैप्टर शुरू होने के तीसरे दिन में 1 करोड़ बार बता चुका हूं। ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड निकालने का कोई तरीका नहीं है। ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड का मतलब है पहले तुम ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एयर बताओ, लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर बताओ, तब इसका आंसर 2/1 लिखो। ठीक है, ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एयर शायद तुमको निकालना है, नहीं ये दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया था, मतलब वो विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हो गया 2.72। लिक्विड का विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिस इज 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा 2.72 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 1.36। और लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोलूं या फिर मैं सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दीज आर द चैंपियन क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। और एक्चुअली में ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, पहले आईटी में पूछा गया है, उसके बाद ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है। और ये बल्ब जलाने वाला क्वेश्चन टीआईआर का फेमस क्वेश्चन है, लड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको मतलब एग्जाम मतलब तुम जो भी एग्जाम अपने हिसाब से सेटअप कर लो, उसमें इस तरह का क्वेश्चन लड़ेगा। ये मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर का स्कूल प्लस नीट प्लस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, नैरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विएंगुलर ग्लास प्रिज्म। लिखने का मतलब है कि यही क्वेश्चन इस टाइप का भी छोड़ो, हो सकता है सेम डेटा के साथ यही क्वेश्चन मैं आपको प्रिज्म चैप्टर में भी बताऊं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक का तो है ही। अभी तुमको लग रहा होगा कि इस चैप्टर का कहाँ है, कहाँ पता चल रहा है कि ये टीआईआर का है, क्रिटिकल एंगल में कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, बल्ब वाले में भी कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का। अभी डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा, बट बोलने का मतलब ये क्वेश्चन अभी तो इंपॉर्टेंट है ही। इस टाइप का भर भर के क्वेश्चन प्रिज्म में भी है। प्रिज्म जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अगर उसमें न्यूमेरिकल क्लास 8-10 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा 8-10 एक ही टाइप का बताऊंगा, इसी टाइप का। अभी फिलहाल ये इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है प्रिज्म में, इक्विएंगुलर ग्लास प्रिज्म। सिर्फ डायग्राम्स अभी मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि ये कहां लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, कहीं पर पता चल रहा है क्या? ये पता चलेगा ऐसे, ये ले लिए इक्विएंगुलर ग्लास प्रिज्म, ध्यान से देख लो। अभी इक्विएंगुलर ग्लास प्रिज्म मतलब ये 60 डिग्री का है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म वाला इक्विएंगुलर ग्लास प्रिज्म है। इसमें लाइट रे गिराना है कैसे, नॉर्मली। क्लास अगर किए हैं 10th में भी 12th में भी तो साफ बताया जा रहा है, नॉर्मली पर रिफ्रैक्शन होता नहीं, सीधा निकल जाता है। तो एक फेस के लिए तो नॉर्मल होगा, मान लिया इस फेस के लिए तो नॉर्मल है, बट इसके लिए तो नॉर्मल नहीं हुआ ना, इसके लिए तो ये निकल गया सीधा, बट यहां आते आते अब नॉर्मल कहां है, अब तो ये नॉर्मल है नहीं, मतलब अब तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे और यहीं पर पकड़ना। ये कैसे इस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, ये वर्ड को देखो, ये लिखा हुआ लिख रहा हुआ, जब ये जैसे ही इस प्रिज्म को एक लिक्विड में डाले और लाइट को ऐसे नॉर्मली डाले इसमें, तो लाइट उसके दूसरे वाले थोबड़े पे से ग्रेजिंग इमरजेंस ग्रेस करते हुए निकल जा रहा है, मतलब यहीं से ही निकल जा रहा है इस तरह से, ये उधर नहीं जा रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात। ये ग्रेजिंग इमरजेंस वर्ड के नीचे लाइन खींच लेना। टीआईआर क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा ही हुआ नहीं रहता है कि टीआईआर क्रिटिकल एंगल होता है। लिख दे तो फ्रिक्शन का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना करके आए हम लोग 11th में, लिख दे तो एसएचएम का एक से एक क्वेश्चन बना करके आए, जब मालूम तो हो कि एसएचएम का क्वेश्चन है, ये तुमको मालूम ही नहीं चलेगा कि क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है। वो कॉपी ठीक से कवर किया रहेगा तभी बात बनेगी। ये नॉर्मल है। अब बताओ, ये 90 डिग्री पर ग्रेस करते हुए निकल जा रहा है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन सा एंगल कहते हैं, इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का है। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड, तो एक्चुअली में ग्लास है और ये लिक्विड है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकल जाएगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज 1/sin c। तो क्या क्या दिया हुआ है, हाँ अभी तो बहुत मजे की बात है कि अब हमें क्रिटिकल एंगल ही पता चल जाएगा कितना। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, देखो अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है,
ये नॉर्मली लिखा हुआ था, तो ये कितने डिग्री का है? तो ये कितने डिग्री का हुआ? तो फिर ये कितने डिग्री का हो गया? ये 60 डिग्री का हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये देखो, ये 60 का है, ये नॉर्मल है इस पर। आ रहा है समझ में? अरे सबको आ रहा है? देखो क्रिटिकल एंगल खुद से निकल गया 60 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में देखा क्रिटिकल एंगल कैसे निकल गया था, वो 5.77 और 10 के चक्कर में आ गए। इसमें भी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हाथ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आप क्रिटिकल एंगल हाथ में है ना, बात बन जाएगा। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज 1/sin c √3/2 है ना बॉस? तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज 2/√3। ये हो गया। 50 करोड़ बार बोल चुका हूं, तीसरा क्लास चल रहा है। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालने का तरीका है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालना है तो पहले ग्लास का बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फिर लिक्विड का बताओ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये पता लगा लिए कि ये है 2/√3। ग्लास का दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 लिखने का क्या मतलब हुआ कि वो हाँ बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ, नहीं बोलोगे तो तुमको नुकसान होगा, मेरे को आता है ये सब। और निकालेंगे किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोलो या फिर सीधा बोलो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, बात सेम है। ठीक है, तो थोड़ा पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये कैसे आ जाएगा? इधर जाएगा 1 पॉइंट इनटू बाई, आपका काम है खुद से कर लेना, इस तरह से होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जैसा ही है, जैसे आप लोग ब्रेनलेस है, माइंडलेस, सेमलेस, एमलेस, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर में, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आप जानते हैं, जैसे सबको दिमाग में यही रहता है कि रिफ्रैक्शन अगर चल रहा है तो लेंस आएगा, लेंस आ रहा है तो कन्वेक्स कनकेव आएगा। ऐसा नहीं कि वो हट गया है, वो है आपके सिलेबस में। अगले क्लास में हम लोग कन्वेक्स कनकेव लेंस पर आएंगे, लेंस फॉर्मूला पर आएंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर आएंगे, और आपको थोड़ा सा लगेगा कि अच्छा ये सब चीज हमें आता है। पहले यहाँ 3 लेक्चर तक पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर थोड़ा टॉपिक जो है वो थोड़ा शायद आसान है। अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।